हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के संपूर्ण सिलेबस की, जिसमें आपके कंप्यूटर साइंस के जो वेटेज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और कल आपको वीडियो दी गई थी, आपको बताया गया था कि कंप्यूटर साइंस के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में रखे गए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आपको ईजिली मिल नहीं पाते। कॉमन जो सिलेबस आपका दिया गया है कंप्यूटर का, जो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको एक या दो वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। आज की जो आपकी टॉपिक है वो है आपका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। आपके सिलेबस में इन दोनों टॉपिक को रखा गया है। बाकी बात करें कि जैसे आपका डेटा स्ट्रक्चर है और RDBMS है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सब टॉपिक बड़े हैं, आपके एक दिन में कवर नहीं होगा, यानी एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है उसको कवर कराना। तो जो वीडियो ज़्यादा पार्ट में आएंगे, यानी उसका सिलेबस ज़्यादा होगा, तो उसको एक से ज़्यादा वीडियो के थ्रू कंप्लीट करा दिया जाएगा आपका सिलेबस। लेकिन ध्यान रहे कि जितनी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी उसको रिवीजन भी करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा। कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको PDF भी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो आज की जो आपकी टॉपिक है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, इसको समझने से पहले ज़रूरी है कि जिन लोगों ने सिलेबस अभी अच्छे से नहीं देखा है वो पहले सिलेबस देखें, फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आइए देखते हैं पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक को कि क्या है आपके कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में। अगर हम पूरे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो आपके सिलेबस में 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला तो आपका है जनरल नॉलेज, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद है आपका मेंटल एप्टीट्यूड, यानी मानसिक अभिरुचि। फिर उसके बाद तर्क शक्ति और रीजनिंग जिसे कहेंगे। ये 3 पार्ट हैं। इसके बाद आपका दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस। आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी टॉपिक है कंप्यूटर साइंस, न कि जनरल कंप्यूटर। अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये सिलेबस आपका पार्ट 4 है सिलेबस में, कि है आपका कंप्यूटर साइंस, जिसमें कुछ कॉमन है टॉपिक जो कि आप जनरली पढ़ सकते हैं। जैसे आपकी हिस्ट्री है, जनरेशन है कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सभी। बाकी अगर अदर बात करें, जैसे आपका देख सकते हैं जो आज आपकी टॉपिक है, देखिए यहाँ पर है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। इन दोनों को अभी कवर करा दिया जाएगा एक वीडियो में। जितनी चीज़ें बता दी जाएंगी, इससे बाहर आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद है आपका नंबर सिस्टम। फिर यही आपका है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम DBMS कहते हैं, DBMS। तो इसका टॉपिक जो है बड़ा है, एक वीडियो में कवर नहीं होगा। इसके लिए 2 या 3 वीडियो आएंगे जिसमें आपका ये पूरा टॉपिक कवर होगा। बाकी इंटरनेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है सामने आप देख पा रहे होंगे, इसको भी जो आप अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी केवल उसको करा दिए जाएंगे। जैसे आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग से चीज़ें आपको कई बार पूछी जाती हैं, उसमें जैसे आपको नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होते हैं, टोपोलॉजी के टाइप्स क्या हैं, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के टाइप क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कंट्रोल्ड, ये सब तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बात करें कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सब टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। ये सब सिंगल वीडियो में ही आपके कवर हो जाएंगे। बूलियन अलजेब्रा को भी कराया जाएगा। बूलियन अलजेब्रा भी बड़ा चैप्टर है, तो ये भी आपको कम से कम 2 या 3 वीडियो लेगा, तभी आपको कवर होगा। और जो यहाँ पे सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा, डेटा स्ट्रक्चर की बहुत छोटा है, नहीं, इसमें भी आपको समय देना पड़ेगा। कम से कम 2 वीडियो इसके आएंगे तो आपका कवर होगा डेटा स्ट्रक्चर। आज जो है आपका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट कंप्लीट करा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगी इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ही होगा। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें ईजी हैं, जो आप खुद से पढ़ सकते हैं, उसको छोड़कर बाकी चीज़ें कवर करा दी जाएंगी। और MCQ फॉर्म में जब आपका एग्ज़ाम की डेट आएगी तो MCQ फॉर्म में भी आपको चीज़ें मिलेंगी। फ़िलहाल अभी केवल हम कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो MCQ आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक, जो है आपकी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। जब हमें कोई टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले हमको उसका मतलब पता होना चाहिए कि जो एल्गोरिदम है और ये फ्लो चार्ट हम पढ़ रहे हैं, और वो भी कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, तो उसका यूज़ क्या है, क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए, जो आपका एल्गोरिदम होता है और फ्लो चार्ट, दोनों मैंने टॉपिक इसलिए दोनों साथ में रखी है कि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। अभी जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि दोनों चीज़ें आपको क्यों पढ़नी चाहिए और एक साथ क्यों पढ़ना है।
ठीक है, तो आइए चीज़ों को समझते हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं, हर एक टॉपिक से आपको प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 160 टोटल प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में, जो कि 200 नंबर के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 1.25 का होता है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पूरे सिलेबस है सभी की बात बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते चलेंगे। तो हम अगर एल्गोरिथम की बात करें तो सामान्य लैंग्वेज में अगर समझना चाहें आप, तो मान लीजिए जैसे कोई प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग अगर हमें करनी होती है तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, एक हमें पहले रफली एक आइडिया लेना पड़ता है कि किस तरीके से हमें चीज़ें बनानी है। मतलब इंस्ट्रक्शन को तैयार करना पड़ता है, निर्देशन दिया जाता है कि किस तरीके से हमारे जो प्रोग्राम है शुरू से लेके आखिरी तक, मतलब जब तक प्रोग्राम जो बनाए जा रहे हैं उसका एंड ना हो जाए, यानी आउटपुट ना आ जाए, क्या क्या काम करना है उसको जो हम लिखते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज में, वो आपका क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। मतलब इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के जो कलेक्शन होंगे वही आपके एल्गोरिदम होते हैं। और एल्गोरिदम को ही अगर हम किसी डायग्राम के थ्रू अगर हम उसको प्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट में ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कोई भी सिंबल का प्रयोग करेंगे, कोई भी फिगर बनाएंगे, ऐसा नहीं है। फ्लो चार्ट में भी कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे सिंबल दिए गए हैं जिसका प्रयोग करके ही हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट तैयार करते हैं। तो जो एल्गोरिदम होता है, किसी प्रोग्राम को इजी वे में, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के तौर पे तैयार जो करेंगे वो आपका एल्गोरिदम होगा। और एल्गो को जो बनाया गया होगा उसको डायग्राम के माध्यम से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपका फ्लो चार्ट होता है। अगर इसको और आसान भाषा में समझना चाहें तो आप ये समझिएगा, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, ख़ास तौर से अगर आप जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो अगर आपको स्टेट है, कंट्री है, और आप जैसे नदी पढ़ रहे हैं, पहाड़ पर्वत पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। लेकिन अगर आप उसको मैप के माध्यम से जब पढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि ईजी वे में हमें एक डायग्राम माइंडसेट में वो आ जाता है और हमको याद हो जाता है। तो जो फ्लो चार्ट होता है, किसी भी जो टफेस्ट प्रोग्रामिंग होती है उसको आसान भाषा में समझने के लिए फ़्लो चार्ट का प्रयोग करते हैं, ताकि जो कस्टमर है या जो प्रोग्रामर है उसको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। तो कोई भी प्रोग्राम, वैसे प्रोग्राम हम बनाते क्यों हैं, जितने तरीके के आप सॉफ्टवेयर देखते हैं कंप्यूटर में, दो चीज़ें आपको पढ़नी है, आपके सिलेबस में भी है। एक है आपका सॉफ्टवेयर, एक है आपका हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होंगे, प्रोग्राम्स के कलेक्शन होते हैं। अगर हमें कोई प्रोग्राम तैयार करना है, कोई चीज़ बनानी है, तो उसकी कोडिंग करनी पड़ती है। जो कोडिंग होती है वही आपके प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्राम को बनाएंगे उससे पहले भी कई प्रिपरेशन होती है, कई तैयारियाँ होती हैं, जिसमें से आपका एल्गो फर्स्ट होता है, सेकेंड पे आपका क्या आता है, फ्लो चार्ट आता है। पहले किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा उसका, उसके बाद उसका फ्लो चार्ट तैयार होगा, फिर उसके बाद से ही उसके बाद उसकी कोडिंग होती है। और एल्गोरिदम में एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो एल्गोरिदम होता है ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखी जाएगी, हिंदी या अन्य भाषाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्लो चार्ट से संबंधित आपको एग्ज़ाम में सिंबल दिए जाते हैं। जैसे अगर बात करें, इस तरीके से ये जो डायमंड का सिंबल बनता है दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये फ्लो चार्ट किस चीज़ को डिनोट करता है, आपको बताना होगा। रेक्टेंगल दे दिया जाएगा, ये आपको बताना होगा। सर्कल दिया जाएगा, एरो बना के दे दिया जाएगा, या तो इस तरीके का कुछ शेप दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा बताइए इसका यूज़ फ्लो चार्ट में कंप्यूटर में क्यों किया जाता है। तो आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब आगे चलते हैं, आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी जो चीज़ें मैंने बताई एक ओवरव्यू था आपके एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का कि आखिर ये होता क्या है और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ इनपुट है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर फिर लिखा है एल्गोरिथम। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वही आपके एल्गोरिथम होते हैं, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर एरो बना के दिखाया गया है कि ये इनपुट है, फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम एल्गोरिथम कहेंगे, फिर उसका हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन ये जो मैप के थ्रू यहाँ हमने आपको समझाई हैं चीज़ें, ये आप इजी वे में समझ पाइए, इसलिए इसको फ्लो चार्ट की मदद से समझाया गया है। लेकिन एल्गो में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई प्रोग्रामिंग के बारे में लिखते हैं, तो कभी भी डायग्राम का प्रयोग नहीं करते, केवल रफली लैंग्वेज में लिखते हैं। अगर ऐसे भी अगर आप समझना चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे अगर आपकी दो कॉपी होती है, आप एक फेयर कोई चीज़ बनाते हैं, एक रफली बनाते हैं।
रफ में आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी कुछ भी लिखते हैं, लेकिन जब फाइनल कॉपी में आप कोई चीज़ लिखते हैं तो एक सीक्वेंस में लिखते हैं कोई चीज़। तो जब हमें कोई प्रोग्रामिंग बनानी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे प्रोसेस कराना है, कहाँ पे एंड होगा, ये सारी डिपेंड करती हैं आपके एल्गोरिथम पे कि कितना अच्छा बनाया गया है। फिर जाके आपका आगे प्रोग्रामिंग उतना ही बेहतर ढंग से बनाया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं तो सिस्टम फ्लो चार्ट सिम्बल्स। यहाँ पे स्क्रीन पे बस आप यहाँ पे अभी देख लीजिए कि ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल का प्रयोग किया गया है। जैसे देखेंगे स्टार्ट है, इनपुट है, प्रोसेस है, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन दिखाई दे रहा है, फिर इनपुट है, एंड है। तो ये एक फॉर्मेट है जो सामने आप देख रहे हैं, इसी को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो ये फ्लो चार्ट अभी आपको सिर्फ अभी देखना है ये सिंबल क्या है, किस लिए प्रयोग होते हैं। अभी आगे आप जब पढ़ते चलेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ याद रखते चलिएगा, अगर हमें किसी प्रोग्राम का स्टार्ट करना है तो सिंबल इसी का प्रयोग होगा, इनपुट करना है तो ये सिंबल प्रयोग होंगे, प्रोसेस कराना है तो ऐसा रेक्टेंगल वाला सिंबल प्रयोग होगा, डिसीजन मतलब डिसीजन दो तरीके के होंगे, दो इसके आउटपुट निकलते हैं, यस या नो, दो हो सकते। इनपुट हमेशा एक होगा लेकिन आउटपुट एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर आउटपुट है, फिर एंड है, मतलब आपके प्रोग्राम को जो है एंड करेंगे। लेकिन पूछा जाता है कि जब हम कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, इसका जो बिगनिंग होगा और लास्ट वाली पॉइंट होगी, किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा इसका सिमिलर होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई कि एल्गोरिदम क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में सामान्य भाषा में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और उसी इंस्ट्रक्शन को अगर हम डायग्राम यानी चित्र के माध्यम से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा फ्लो चार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, ताकि अगर आप जब रिवीजन करें तो चीज़ें आपको भूले नहीं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो यहाँ पर इंक्लूड है जो कि याद करना है। देखिए कंप्यूटर में जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे आपको समझना होगा। अगर आपको लगता है कि ये 2 पेज आप PDF पढ़ लेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि बताया ज़्यादा चीज़ जाएगा, लिखा है कम। लिखी हुई चीज़ें उन्हीं को ही अच्छे से समझ में आएंगे जिन्होंने क्लास अच्छे से प्रॉपरली समझा है। बात करते हैं एल्गोरिदम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। मतलब एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि यह अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया इंस्ट्रक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए एल्गोरिदम के फाउंडर कौन है, मतलब किसने इसको पहले डेवलप किया, तो उनका नाम क्या है, तो ये देख रहे हैं आप, ये पूरा इनका नाम है मोहम्मद इब्न मौसी अल ख्वारिज, ठीक है। नाम टफ है तो थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, कब हो सकता है कि पूछा जाए, इसलिए कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी गई है जो कि आपके एग्ज़ाम में आए और आप ना कर पाए। आगे देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहला कंप्यूटर एल्गोरिदम कौन सा था, नाम पूछा जा सकता है। तो अभी जो मैंने आपको एल्गोरिदम बताया कि इसके फाउंडर कौन है, तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि शुरुआत जब की गई थी तो कंप्यूटर के लिए नहीं बनाया गया था, एक आइडिया आया था समझ लीजिए, उसका शुरुआत जिसने किया वो थे इसके फाउंडर, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब पहली बार कंप्यूटर के लिए कोई एल्गोरिदम तैयार किया गया था, उसका नाम था नोट जी, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या नाम था, नोट जी। नोट जी था, जिसके जो है इसको जिसने डेवलप किया उनका नाम क्या था, तो एडा लवलेस। एडा लवलेस क्या है, एक फीमेल है जिन्होंने जो है सबसे पहले कंप्यूटर के लिए एल्गोरिदम को तैयार किया, जिसका नाम था नोट जी। कब किया था, तो 1843 में किया था, इसको याद रखेंगे। आप लोगों को ये तो पता होगा कि कंप्यूटर के फादर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है, लेकिन अगर मदर पूछ लिया जाए तो मदर नहीं पता होंगी, तो उनका नाम क्या है, एडा लवलेस। एडा लवलेस कौन है, ये आप कंप्यूटर की मदर के नाम से भी जानी जाती हैं। और इनका योगदान केवल एल्गोरिदम में ही नहीं था, और भी जगह पे था, पूछा जा सकता है। तो जानते रहिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम भी इन्होंने तैयार किया। और ये जो है अंग्रेजी गणितज्ञ भी थी और लेखिका भी हैं। तो एडा लवलेस को ज़रूर याद रखेंगे आप कि ये कौन कौन से इन्होंने काम किए हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। बर्नौली संख्या की गणना करने में भी इनका बहुत योगदान रहा है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि आपको याद करने होंगे, बाकी चीज़ें समझने वाली हैं, आपको समझना पड़ेगा। आगे बात करें स्टेप ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो कौन कौन से स्टेप होते हैं उसको जानना पड़ेगा आपको। देखिए फर्स्ट स्टेप होता है एल्गोरिदम, दूसरा होता है फ्लो चार्ट, तीसरा होता है स्वीट कोड,
ठीक है, PSEUDOCODE, इसलिए मैंने इसमें लिख भी दिया है कि आप पढ़ पाएँ कि क्या है। ठीक है, पीस में साइलेंट है, इसको हम स्वी कोड के नाम से जानते हैं। उसके बाद होती है कोडिंग, या आप इसको प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। मतलब कोई सॉफ्टवेयर हमारा तब तैयार होता है जब हम 4 स्टेप से गुजरते हैं। पहला एल्गोरिथम तैयार करना, उसके बाद फ्लो चार्ट, उसके बाद स्वी कोड होता है, उसके बाद कोडिंग या प्रोग्रामिंग होती है। उसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर को, कि प्रोग्रामिंग के कलेक्शन को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपके सिलेबस में सिर्फ एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट है, तो मेरा पूरा फोकस आपको सिर्फ इन 2 चीज़ों पे रहेगा। अभी इतनी चीज़ें इसलिए बता दी कि जानते रहिए कि हम सॉफ्टवेयर तक जब पहुँच रहे हैं तो किस माध्यम से चीज़ें पहुँचती हैं। यहाँ पर अगर ओवरव्यू समझना चाहें तो एल्गोरिदम बता ही दिया गया आपको कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि इंग्लिश भाषा में आप लिखेंगे। फ्लो चार्ट जो होता है, एल्गो को ही सिंबल्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करना फ्लो चार्ट होता है। स्वी कोड क्या होता है, तो स्वी कोड जो होता है हमारा एक तरीके से प्रोग्रामिंग के जस्ट पहले का भाग होगा, लेकिन वो कोडिंग नहीं होती है। कोडिंग फिर उसके बाद का स्टेप होता है। कोडिंग जब हमारी फाइनली होती है तभी आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो ये स्टेप याद रखिएगा कि क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद बात है कि टाइप ऑफ एल्गोरिदम, जो एल्गोरिदम है वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे मेनली जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको समझ लीजिएगा। पहला है सर्च, दूसरा है शॉर्ट, तीसरा है डिलीट, और चौथा है इंसर्ट, और फिफ्थ होता है हमारा अपडेट। जो इसके नाम है यही इसका मतलब भी है, इसलिए यहाँ ज़्यादा लिखा नहीं गया है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आप इस पेज को लेके याद करना चाहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे देखते हैं, अगर एल्गोरिदम की बात करें, सर्चिंग का मतलब क्या है कि एल्गोरिदम में कोई चीज़ सर्च करना। शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी दिए गए चीज़ों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब एक बढ़ता हुआ क्रम होता है, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग मतलब होता है घटते हुए क्रम में एल्गोरिदम को तैयार करना। डिलीट मतलब मान लीजिए कोई हमने स्टेप लिखना शुरू किया, एक फर्स्ट स्टेप है, सेकंड है, ऐसे ही हम करते चले और 10th स्टेप तक है, हमको दूसरे स्टेप को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम इस डिलीट एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। इंसर्ट का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें कोई चीज़ बीच में ऐड करनी हो। जैसे 1 से लेकर 10 तक चीज़ें आपने लिखी हैं, बीच में कोई चीज़ इंक्लूड करनी है तो हम इंसर्ट का यूज़ करेंगे। अपडेट का मतलब क्या होगा, जो चीज़ पहले लिखी जा चुकी है उसको फिर से कोई उसमें अपडेशन करना, नई चीज़ को ऐड करना, वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो एल्गोरिदम के प्रकार याद रखिएगा। मेनली कौन कौन से हैं फिर से सुनेंगे आप। सर्च होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट में 2 तरीके के होंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग होंगे, फिर डिलीट, इंसर्ट और अपडेट, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। तो एल्गोरिदम का मतलब समझ में आया, और एल्गोरिदम फ्लोचार्ट क्यों पढ़ रहे हैं वो समझ में आया आपको। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एल्गोरिदम के प्रकार के, जो कि मैंने आपको बताया कि किस लिए आप प्रयोग करते हैं। एल्गोरिदम से क्या प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान देंगे। पूछा जा सकता है गूगल एल्गोरिदम के विषय में। गूगल एल्गोरिदम क्या है, गूगल हमेशा अपने जो एल्गोरिदम उसको चेंज करता रहता है, उसको अपडेट करता है, कोई चीज़ नई ऐड होती है। जो स्क्रीन पे आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं पूरी लिखी हुई, ये पूरे गूगल के क्या है, एल्गोरिथम है, उसका नाम दिया गया है। जिस ईयर में आए हैं उसके नाम मेंशन है। ऐसा नहीं है कि केवल इतने हैं, और भी हैं, लेकिन इनसे चूंकि प्रश्न बन सकते हैं सिर्फ उतना मेंशन किया गया है, और आपको ये याद भी रखना होगा। ठीक है, जैसे देखेंगे, जैसे 2011 की बात करें तो पांडा, पेंगुइन जो है 2012 में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद है पैरेट 2012 में आया था। हमिंग बर्ड जो है 2013 में आया। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि हमिंग बर्ड है क्या, हमिंग बर्ड, तो ये गूगल का एल्गोरिथम है। उसके बाद है आपका पिजन, 2013 में आया था। उसके बाद लास्ट या लेटेस्ट पूछें अभी कौन सा चल रहा है, तो कोर अपडेट डायरेक्ट पूछा जाता सकता है कि कोर अपडेट है क्या, तो ये गूगल का एल्गोरिथम है जिसपे वो सारे उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, वो चीज़ जो है निर्धारित होते हैं। बात करें कि एल्गोरिथम जो गूगल का है वो क्या डिसाइड करता है, तो वो पेज रैंक को डिसाइड करता है। अब बात करें कि ये पेज रैंक होता क्या है, तो पेज रैंक का मतलब होता है जैसे कई तरीके की वेबसाइट होती है। सपोज़ करिए आप किसी भी वैकेंसी या किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए आप सर्च करते हैं गूगल पे, आप जिसको सर्च करते हैं उससे रिलेटेड आपके सामने एक नहीं कम से कम 10 या 12 फाइलें ओपन हो जाती हैं, सीक्वेंसली होती हैं। पहला किसी दूसरी वेबसाइट का होता है, फिर दूसरा किसी और वेबसाइट का, फिर तीसरा, इस तरीके से रैंक। तो ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा जो है वेबसाइट किस रैंक पर आएगा, तो ये गूगल एल्गोरिदम में पहले से मेंशन है। मतलब जो कस्टमर होते हैं या कह लीजिए यूज़र होंगे,
कितनी देर किस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, कितनी देर उस पर काम हो रहा है, उसी के रैंक के अकॉर्डिंग जो है गूगल पेज रैंकिंग देता है। उसी को हम गूगल का एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि क्या होता है। एक बात और जान लीजिए कि जो आप में सिलेबस दिया गया है, चूँकि आपका सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर का आपको एग्ज़ाम देना है, इसमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट ऐसा नहीं है कि जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही है सिर्फ इतना ही होता है, इससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जितना बता दिया जाए इतना पढ़ लीजिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं इसकी, जैसे हमने अभी गूगल के एल्गोरिदम को देखा, उसी तरीके से फेसबुक का भी एल्गोरिदम है। अब आगे समझते हैं फेसबुक एल्गोरिदम क्या है। मैंने उसी पॉइंट को इंक्लूड किया है, जैसे अभी मैंने आपको गूगल एल्गोरिदम के बारे में बताया, उसको जानते रहिए। फेसबुक एल्गोरिदम क्या होता है, तो इसमें एज रैंकिंग होती है। एज रैंक क्या है, ADG को एज पढ़ेंगे। एज रैंक होता क्या है, तो ये आमतौर पे क्या है, एक एल्गोरिदम इसको नाम दिया गया है। जैसे पेज रैंक क्या है, तो वो एक एल्गोरिदम नाम है, उसी तरीके से एज रैंक जो है फेसबुक का एल्गोरिदम है। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो फेसबुक इसमें ये निर्धारित करता है कि जो यूज़र है उसको कौन सा मैटर यानी कौन सा लेख यूज़र के फेसबुक अकाउंट पर उसको प्रदर्शित करना है। अगर सिंपल वे में समझना चाहें तो यूट्यूब पर जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ज़्यादातर जैसे जिस कॉन्सेप्ट को या जिस चीज़ को आपने ज़्यादा सर्च किया हुआ है वो चीज़ें आपको ज़्यादा आपको रिकमेंड करती हैं, वही चीज़ दिखाई देती है। शायद शॉर्ट रील्स होते हैं आपके, या तो शॉर्ट वीडियो या वीडियोस कोई भी हो। एजुकेशनल वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वो आपको दिखाई देंगे, मूवी देख रहे हैं तो वो ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं। तो वही सब किससे होता है, ये एज रैंकिंग होती है। इसी तरीके से आपका फेसबुक रैंकिंग होता है, जिसको हम फेसबुक एल्गोरिदम कहेंगे। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन करिएगा तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब आप सामने देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक एल्गोरिदम का। किस तरीके से एल्गोरिदम लिखा जाता है, एक सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे देखते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या किया गया, स्टार्ट। वैसे इसका पूरा कंक्लूजन निकलेगा क्या, मतलब 2 नंबर आपको लेने हैं, 2 नंबर की वैल्यू डिफाइन करनी है, फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्शन करना है, यानी आप एडिशन मतलब होता है जोड़ करना, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, मतलब एक में से दूसरे को कम करना। ठीक है, तो वही आपका सब्ट्रैक्शन है। इसके लिए अगर एल्गो तैयार करना हो तो कैसे कर सकते हैं, एक रफली वे में इस तरीके से आप देखिएगा। आप चाहें तो जितने भी स्टेप चाहें यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक अट्रैक्टिव और अच्छा होना चाहिए आपका रिप्रेजेंटेशन, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं। 2 चीज़ें कॉमन हमेशा रहती हैं, पहला क्या, स्टार्ट यानी बिगनिंग, और एंडिंग स्टॉप जो होता है। ये 2 चीज़ें सब में रहेंगी, वो होता ही है, चाहे वो फ्लो चार्ट हो चाहे एल्गोरिदम हो, दोनों में होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जैसे स्टेप फर्स्ट है हमारा, इसमें क्या किया हमने, स्टार्ट किया। ये किस लिए तैयार किया जा रहा है, प्रोग्राम को, कि जब हम ऐसा एक प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करें कि जब कोई नंबर कोई इंक्लूड करे, जैसे दे दिया किसी ने 14 16, वो तुरंत सब्ट्रैक्ट कर दे। किसी ने दे दिया 1000 और दूसरा वैल्यू दे दिया आपको जैसे 200, तो उसको सब्ट्रैक्शन में ला दे। तो इसीलिए हम ये सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए सबसे पहले एल्गो तैयार करेंगे, जिसमें क्या होगा, स्टेप फर्स्ट होगा स्टार्ट करना। स्टेप 2 में क्या होगा, नंबर 1 नंबर 2, NUM का मतलब यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 है। सब्ट्रैक्शन मतलब आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस लिए आप यूज़ कर रहे हैं। फिर थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू को असाइन करना। आप वैल्यू जो है असाइन करिए कि क्या चाहते हैं। उसके बाद स्टेप 4 में क्या आएगा, नंबर 1 जो होगा और नंबर 2 यानी 2 जो वैल्यू होंगी हमारे, उसको वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देगा। मतलब यहाँ पर हम कई नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको समझाना है इसलिए मैंने बता दिया सिर्फ 2 नंबर को लेकर। उसके बाद जो स्टेप 5 होगा, डिस्प्ले सब्ट्रैक्शन, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले करे। उसके बाद स्टॉप, यानी जब आपका ये पूरा काम हो गया तो वो जो प्रोग्राम चल रहा है उसको स्टॉप यानी इंड कर दे। तो ये एक रफली तरीका था आपको समझाने का कि एल्गोरिदम लिखते कैसे हैं, इस तरीके से होता है। ज़रूरी नहीं है कि नंबर हो, वो कुछ भी हो सकता है, जो भी कंसेप्ट जो भी चीज़ें आप बनाना चाहें। जैसे कई तरीके की गेमिंग चीज़ें बनती हैं, गेम खेलते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं। सब कुछ पहले एल्गो पे तैयार होता है, फ्लो चार्ट होता है। फिर अगर आप ये कहना चाहें कि हम डायरेक्ट फ्लो चार्ट तैयार करें तो वो आपकी इच्छा है। जैसे अगर आप टी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, आप डायरेक्ट सब कुछ एक साथ रख के बना दीजिए, या स्टेप बाय स्टेप। जब स्टेप बाय स्टेप आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो उसका टेस्ट अलग होगा। एक साथ बनाएंगे तो उसकी चीज़ें अलग आएंगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हमने अभी तक जितनी चीज़ें बताई एल्गोरिदम के बारे में बताई, फ्लो चार्ट के विषय में भी आपको जो चीज़ें बताई गई हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, फैक्ट हैं जो आपको याद करने वाली है, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, इसे याद करिएगा।
आइए देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्लो चार्ट जो है क्या है, तो एल्गोरिदम को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना, यानी फिगर कोई भी हो फिर उसके द्वारा उसको रिप्रेजेंट करना। पूछा जाए फ्लो चार्ट के संस्थापक कौन है, तो फ्रैंक और लिलियन लिनब्रेथ हैं, दो लोग हैं, फ्रैंक और कौन है, लिलियन लिथब्रेथ। 1920 में इन्होंने इसको तैयार किया था। इसके द्वारा जो टफेस्ट होगा या मुश्किल प्रोग्राम होंगे उसको आसानी से समझा जा सकता है फ्लो चार्ट से। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सिंबल या चित्र होते हैं। कितने होते हैं अगर कोई पूछे आपसे, या एग्ज़ाम में आए, एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं क्योंकि ये अपवादित है, ऐसा आएगा ही नहीं। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, तो कोई आपको 200 से ज़्यादा मिल सकते हैं, 150 से ज़्यादा मिल सकते हैं, उससे कम भी मिल सकते हैं। तो लेकिन अगर मेनली सिंबल 6 हैं, जो कि 6 सिंबल होते हैं, बेसिक सिंबल जिनको कहेंगे, तो बेसिक सिंबल फ्लो चार्ट के सिर्फ 6 होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। उसके अलावा जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं सिंबल, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, उसको आपको याद रखना है कि सिंबल का क्या मतलब होता है, अभी आपको आगे दिख जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम, तो उसमें और क्या होते हैं, तो प्रोग्राम्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही फ्लो चार्ट कहेंगे। इसका पहले या पुराना नाम, अगर फ्लो चार्ट तो अब हम जानते हैं, इसके पहले इसको किस नाम से जानते थे, तो फ्लो प्रोसेस चार्ट था। अब इसको क्या कहते हैं, केवल फ्लो चार्ट कहते हैं। 1920 में जब इसे डेवलप किया गया तो उसका नाम था फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब इसको सिर्फ फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे तो 1949 में इस कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए फ़्लो चार्ट सबसे पहले तैयार किया गया था, और उसको किसने डेवलप किया उनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, हरमन गोल्डस्टीन और जॉन वान न्यूमैन के द्वारा जो है 1949 में जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के को ध्यान में रखते हुए या कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो है फ़्लो चार्ट को तैयार किया गया था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा। अब हम सिंबल्स पे आएंगे, तो फ्लो चार्ट में इंपॉर्टेंट या मेनली कितने सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, कम से कम की बात करें तो 6 होते ही होते हैं, और ये आपको पेपर में यहीं से प्रश्न बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर 1-2 आते हैं तो आगे मैंने इंक्लूड किए हैं, लगभग 13 से 14 सिंबल मैंने इसमें रख दिए हैं। उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, खुद से बना के 1-2 बार कोशिश कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे देखेंगे सबसे फर्स्ट सिंबल आप देख रहे हैं टर्मिनेटर का है। टर्मिनेटर का सिंबल कैसे बनता है, इस तरीके से कोशिश करी है बनाने की, लेकिन उतना बेहतर नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको स्क्रीन पे पहले ही दिखा दिया था इमेज, तो उसी से आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये जो होता है ओवल शेप का होता है। इसमें स्टार्ट और एंड लिखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोग्राम की एक शुरुआत बिगिनर होगा, एक एंडिंग होगा, तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को हम इसी सिंबल से डिनोट करते हैं। पूछा जाएगा कि ऐसा सिंबल आपको दिया जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा ये क्या है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटेड टर सिंबल भी कह सकते हैं, स्टार्ट एंड एंड सिंबल के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट हमेशा ऐसे ही दिखाया जाएगा। इसको हम पैरालेगोरम भी सिंबल भी कह सकते हैं, पैरेलेगोरम शेप के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें इनपुट, रीड और प्रिंट से रिलेटेड चीज़ों को मेंशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला सिंबल क्या है हमारा, रेक्टेंगल का है, जिसको हम प्रोसेस सिंबल या एक्शन सिंबल के नाम से भी जानते हैं, या रेक्टेंगल सिंबल। इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारे जो होते हैं प्रोसेस होते हैं। क्या प्रोसेस होगा, मतलब इसमें आपका हो जाएगा, जैसे आपको कोई नंबर है उसकी वैल्यू को ऐड करना है, उसके बाद उसको जो है सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये सारे जो भी फंक्शंस वर्क करेंगे, प्रोसेस होंगे, वो हमारे इसी सिंबल के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद बात करें कि एरो या फ्लो लाइन, ये जो सिंबल होता है इसको डायरेक्शन सिंबल भी कहते हैं। इस तरीके से होता है, और इसके डायरेक्शन अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी सिंबल्स को याद रखना है, यहीं से प्रश्न प्रीवियस ईयर में बना था और आगे भी बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। डिसीजन मेकिंग या डायमंड बॉक्स क्या होता है, तो आप देख सकते हैं ये आपका डायमंड बॉक्स है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई डिसीजन से रिलेटेड अगर आप कोई फ्लो चार्ट तैयार कर रहे हैं तब इसका उपयोग करेंगे, जिसमें क्या हो सकता है, ट्रू, फॉल्स, यस या नो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जो पूछा जाए कि जो डिसीजन मेकिंग या डायमंड बॉक्स होता है, इसमें कितने इनपुट और कितने आउटपुट होते हैं, तो ओनली 1 इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट 1 से अधिक हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये आपके डायमंड सिंबल, या तो इसको इसको डिसीजन मेकिंग सिंबल भी कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तो सब प्रोग्राम सिंबल या रेफरेंस सिंबल क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं रेफरेंस सिंबल का, रेफरेंस का मतलब समझ लीजिए पहले
कि जैसे आपने कोई प्रोग्राम डेवलप किया, ठीक है, और जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसका रेफरेंस किसी और प्रोग्राम से रिलेट कर रहा है। तो अगर हमें एक प्रोग्राम के अंदर दूसरे प्रोग्राम का रेफरेंस देना होगा तो हम जो है सब रूटीन सिंबल का प्रयोग करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको सब रूटीन सिंबल भी कहते हैं, या इसको हम सब प्रोग्राम सिंबल या रेफरेंस सिंबल भी कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं तो हेक्सागन सिंबल क्या होता है। हेक्सागन, देखिए इसके नाम से आपको पता है, हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6 होते हैं, तो 6 होंगे पॉइंटर, जिसको हम लूप सिंबल भी कहते हैं। लूप का मतलब होता है जैसे कि कोई प्रोग्राम है, उसके अंदर अगर कोई डिसीजन है लेना है, जैसे ट्रू फॉल्स है, उसके अंदर और भी जो हमें कंडीशन अप्लाई करने हैं तब हम यूज़ करते हैं। इसको आप फॉर लूप, वाइल लूप भी कह सकते हैं। और ये लूप उन्हीं को पता चल पाएगा, जैसे अगर आपने कभी सी लैंग्वेज पढ़ी हो, C++ पढ़ा हो, तो उसमें हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उसमें हम लूप का यूज़ करते हैं। और जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो इस तरीके से फ्लो चार्ट पे इंडिकेट करेंगे हेक्सागन सिंबल के फॉर्म में। तो अभी हमने टॉप में जो सिंबल्स पढ़े, 6 तक के जो आपको सिंबल बताए गए हैं यहाँ तक, उसको एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न मोस्टली बनते हैं। अब जो आप 6 के बाद चीज़ें देख रहे हैं ये आ भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन इसको जानते रहिए, ये सब भी कॉमन है, ठीक। इसके बाद बात करें कि डॉक्यूमेंट सिंबल या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सिंबल क्या होते हैं, जिसको हम रिपोर्ट सिंबल भी कहते हैं। वो इस तरीके से डिनोट होता है, जब आप कंप्यूटर में किसी फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को, सपोज़ करिए एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में आप कोई चीज़ कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो इसी तरीके का आपको दिखाई देता है, इंडिकेट होता है, यही हमारा डॉक्यूमेंट सिंबल होता है। उसके बाद बात करें कि कनेक्टर सिंबल या कनेक्टर फ्लो चार्ट क्या है, तो ये सर्कल के माध्यम से दर्शाया जाता है। ऐसे गोला बना देगा, आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, बताइए ये फ्लो चार्ट में किस चीज़ को डिनोट करता है, पता होना चाहिए, कनेक्टर का। अब इसका प्रयोग क्यों करेंगे आप, कनेक्टर के नाम से पता चल रहा है, जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ों को, मतलब अगर कोई फ्लो चार्ट, कोई प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो एक वे में, मतलब वन वे में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उसके लिए कनेक्टर का प्रयोग करेंगे ताकि एक से ज़्यादा कंडीशंस को हम अप्लाई कर पाएँ। उसके बाद बात करेंगे हम डेटाबेस सिंबल या डाटा फाइल को। जब आप DBMS पढ़ेंगे तो इस तरीके की आपको फ़ाइल दिखाई देती है, ये हमारे डेटाबेस सिंबल होते हैं। जो भी डेटा होंगे उसको किस तरीके से स्टोर किया जाए उसके बारे में होता है, ये सिंबल होता है। जब आप DBMS की बुक भी खरीदते हैं तो उसमें इस तरीके के सिंबल बने होते हैं, इसको क्या कहेंगे, डेटाबेस सिंबल। उसके बाद बात करें डेटा स्टोरेज या स्टोर्ड डेटा सिंबल क्या होते हैं, तो वो इस तरीके से, आपने जो हार्ड डिस्क देखी होगी, पेन ड्राइव सामान्य है, हार्ड डिस्क ना भी देखा हो, पेन ड्राइव सभी ने देखा होगा। देखिए ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये लगभग पेन ड्राइव की तरह से लग रहा है आपको, तो समझ याद रख लीजिएगा कि इसमें स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे, हम डेटा को स्टोर करेंगे। उसके बाद डिले सिंबल या जिस प्रोसेस में देरी हो उस सिंबल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद है लूप लिमिट सिंबल। लूप लिमिट सिंबल क्या होता है, तो इस तरीके से होता है, जैसे लूप में कई कंडीशंस हो सकते हैं, इफ़ एल्स हो सकता है। उसके अलावा अगर उसको एक लिमिटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम लूप लिमिट सिंबल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मर्ज सिंबल होता है। मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना, मिक्स कर देना, दो से अधिक चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो हम मर्ज सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो अभी 14 तक हमने आपको सिंबल्स बताए हैं, लेकिन 14 आप तक याद रखिए। ये तो है कि आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद होगा, लेकिन टॉप पे जो आपको 1 to 6 बताए गए वो ज़रूर याद होने चाहिए सिंबल्स के विषय में, ठीक है। तो आपको अभी तक की कहानी समझ में आई होगी कि ये एल्गोरिदम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, उसके टाइप्स मैंने बताए, गूगल एल्गोरिदम क्या है, फेसबुक एल्गोरिदम क्या है, और उसके नाम और उसके काम क्या क्या हैं, टाइप्स, ये सभी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं फ़्लो चार्ट के प्रकार के बारे में, जान लीजिए। फ़्लो चार्ट के कितने टाइप हैं, तो मेनली 3 टाइप हैं, तो ये टाइप को याद रख लीजिएगा। कौन कौन से होते हैं तो देखेंगे, पहला आपका होता है मैक्रो, दूसरा होता है मिनी, और तीसरा होता है मैक्रो लेवल फ़्लो चार्ट। इसमें केवल मुख्य स्टेप को ही दिखाते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम हमारे होंगे जिसमें केवल मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही दिखाएंगे, तो वो हमारे होते हैं मैक्रो। तो मैक्सिमम जो फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं सब में क्या होता है, मैक्रो शामिल होता है, जिसमें 6 स्टेप होंगे, और मैंने 6 सिंबल जो आपको स्टार्टिंग के बताए उनका प्रयोग किया जाएगा। मिनी क्या होता है, मिनी लेवल फ्लो चार्ट क्या है, तो यह मैक्रो जो होता है मैक्रो स्तरीय फ्लो चार्ट के लेवल के भाग को केंद्रित करता है, मतलब जो इसका एक पार्ट होगा, केवल एक पार्ट को, ये मिनी है मतलब छोटा, समझ में आ रहा है आपको, तो उसको सिर्फ इंडिकेट करता है। और वहीं पर बात करते हैं माइक्रो लेवल फ्लो चार्ट की, तो ये ज़मीनी मतलब ग्राउंड लेवल तक के या विस्तृत
पर पूरा कार्य करता है। मतलब सबसे बड़ा अगर फ्लो चार्ट कोई है तो ये होता है माइक्रो। फिर मैक्रो जो होता है 6 स्टेप तक ही होता है, कम से कम 6 स्टेप हो सकता है। और मिनी जो है माइक्रो के केवल 1 स्टेप पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं। ठीक, तो इसमें फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम से अगर आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं तो इससे ज़्यादा इसके बाहर आपको कोई चीज़ नहीं आएगी एग्ज़ाम में। तो अच्छे से इसको रिवीज़न करिएगा और जो चीज़ें मैंने बताई हैं सभी इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ना नहीं है। और जो मैंने भी सिंबल्स बताए ये सामने है, देखिएगा, स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, डिसीजन, इनपुट, इंड। इसमें कुछ हो सकता है पॉइंट ऐसे आए हो, शब्द आपने सुने हो, शायद पहली बार सुने होंगे। तो जैसे आपका कोई टच नहीं है कंप्यूटर से, मतलब कंप्यूटर आपने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। लेकिन कोशिश की गई कि एक सरल भाषा में आपको समझाया जाए कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट होता क्या है। वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले से ही चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं, अगर आपने वो लेवल भी ढंग से किया होगा, ढंग से मतलब होता है ना कि एक सर्टिफिकेट लेना और एक अच्छे से पढ़ना, तो अगर अच्छे से पढ़े होंगे, सी लैंग्वेज की जानकारी होगी आपको या अदर, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक बात और बता दूँ आपको यहीं पर कि जो हमने अभी एल्गोरिदम को पढ़ा, मैंने बताया आपको कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम एल्गोरिदम कहते हैं। मतलब किसी प्रोग्राम की कोडिंग, और कोडिंग जब हमने बताया अभी आपको कि जब सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं तो 4 स्टेप से हमको गुजरना होता है। कौन कौन से? एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, उसके बाद तो स्वी कोड और कोडिंग या प्रोग्रामिंग। लेकिन कोडिंग किस में की जाए ये डिपेंड करेगा यूज़र के ऊपर। जैसे कोडिंग हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं जिसमें हमको सॉफ्टवेयर को तैयार करना है। सी में कर सकते हैं, सी लैंग्वेज में, C++ पे कर सकते हैं, C# पे कर सकते हैं, जावा पे किया जा सकता है, विजुअल बेसिक पे किया जा सकता है, और आपके जो है जावास्क्रिप्ट, HTML का प्रयोग करके वेबसाइट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है। तो कई लैंग्वेज हैं, उसकी कोडिंग डिपेंड करती है कि यूज़र किस पे जो है कैसा कॉन्सेप्ट है, यानी कैसा प्रोग्राम है और किस पे जो है चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहा आपके एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का। UPP के एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इतना चीज़ें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी अगले कॉन्सेप्ट पे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट पढ़ना है टॉपिक, आप तो पहले से बता सकते हैं, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें पूरे करा दूंगी जो इम्पोर्टेंट होगा। तो इतना रिवीजन करिएगा। टेलीग्राम पर आपको बाद में ये PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।